अच्छा आ रहा है मतलब आज बारिश हो रहा है घर में अभी इसका क्लास पर खड़े हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे आप लोग हैं? बाहर में भी बारिश हो रही, इस कारण से शायद आप लोग का जो प्रेजेंटेशन कम गया है ना। और तो लोग शुरू करते हैं। साउंड बढ़ा दीजिए। थोड़ी ठंड बढ़ेगा यदि ये बारिश है, खाने को जो है लाला पड़ जाएगा लोगों को। बस समझ रहे, प्रोडक्शन नहीं होगा। हाँ, बात समझ रहे हैं अभी कितना गर्मी पर बावजूद क्या कहते हैं कि आवाज अब जा रही है? अब आवाज आ रही है? चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, चेंज द वर्ड अराइव इनटू, यानी कि जो अराइव वर्ब में लिखा हुआ है और इसको चेंज करना है नाउन अराइवल। तो अराइव का जो है नाउन क्या हो जाएगा? पूछा गया है द एडजेक्टिव ऑफ द गिवन हो जाएगा कि जलिए, जलिए। तो एक्वा का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अगला पूछा गया है कि अंगीठी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है, यानी कि हिंदी में अंगीठी जो है वह मतलब सही जाता है। तो यहां पे सी, यानी कि उस पे चंद बिंदु आएंगे। अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित किसको उड़न मछली कहा जाता? तो बोलिए, निम्नलिखित में से किसको उड़न मछली कहा जाता है? किसको कहा जाता है? नेक्स्ट पूछा गया है कि भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा का तात्पर्य, यानी कि फिस्कल डेफिसिट का जो है क्या मीनिंग है? देखिए, आपको पूंजीगत आय, इन सब चीजों को इंक्लूड किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब सरकार को कई प्रकार के लोन जरूरत को पूरा करने के लिए जो है लिखा है कि राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की जरूरत है। यानी कि सरकार जो है बोरो करती है, या वो विदेश से बोरो करे या मतलब इंडियन मार्केट से बोरो करे, है ना। तो बोलिए, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या है? जी ठीक है, चलिए। पूछा गया है कि सबसे सरलतम टेरिडोफाइटा क्या है? तो राइनिया। तो बोलिए, सरलतम टेरिडोफाइटा क्या है? कि उत्तर भारत में मंदमोत्कर्ष यानी कि पीक लेवल पे कब था? तो 10वीं से 12वीं शताब्दी। और बता दें कि मंदिर निर्माण के जो है कुल 3 शैली हैं, नागर और द्रविड़। जो उत्तर भारत के करते थे वो नागर शैली में निर्मित थे, जबकि बेसर शैली या जो है मतलब ट्रांजिशन फेज वाला दक्षिण भारत और उत्तर भारत की जो, जबकि द्रविड़ शैली पूरी तरह से दक्षिण भारत में जो है। तो बोलिए, उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का
चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। और ये नागर बेशर्म द्रव्य क्या है? खाने की एक प्रकार क्या है? क्या? मंदिर निर्माण की एक शैली है ना। उत्तर भारत में था, पूछा गया है। एट का उत्तर हो जाएगा वह, है ना। इसको याद नहीं करना है, इसको बनाना है। बोला है न्याय विभाग के प्रधान को कहा जाता था। तो बोलिए मुगल काल में मीर न्याय विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? जबकि ये जो मीर बख्शी है यह सेना का प्रधान होता था, है ना। तो बोलिए मुगल काल में मीर बख्शी क्या होता था? आला काजी। नेक्स्ट पूछा गया है कि नीचे शब्दों को ज्ञात कीजिए। निरक्षरता शिक्षा तो सूखा, जो कि आज सुबह सुबह हो रहा है, हो रही है ना, हल्की हल्की बारिश हो रही है ना। पूछा है कि चिकने अंतर्द्रवयी रेटिकुलम निष्पादन करता है। देखिए इसका उत्तर होगा सारा। तो बोलिए चिकने अंतर्द्रवयी रेटिकुलम निष्पादन किसका किसका करता है? यहां बोलिए ना, सारा नहीं, आप लिपिडों का संश्लेषण, ग्लाइकोलाइसिस, एस्ट्रॉयल उपापचय और निराविषीकरण। नेक्स्ट पूछा गया है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस जिला का कुल वस्तु की निर्यात में हिस्सेदारी सर्वाधिक है? जाम। तो बोली जामनगर जो है गुजरात में है ना। और छोटे हमारे पटना में भी जो है बहुत सारे समाप्त होते रहता है सुबह शाम। तो बोलिए हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस जिले का कुल वस्तु की निर्यात में हिस्सेदारी सर्वाधिक है? जामनगर कहां है? पूछा गया है कि वर्ष 2022 का बद्री 2022 का हिंदी भाषा में क्या, और उनको दिया गया है तुमड़ी के शब्द के लिए, और यह एक कविता संग्रह है। बता दे बद्री सर जो हैं वो बक्सर से ही बिलोंग करते हैं, जो कि अपना बिहार में है। और ये बद्री सर जो हैं दलित चिंतक हैं, और वर्तमान में बता दे कि आपको क्या कहते हैं कि गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक संस्थान के डायरेक्टर भी हैं। तो बोलिए, और बात करें शिव शंकर, तो इनको जो है तमिल, ये तमिल मतलब लेखिका है जिनको क्या कहते हैं कि कौन सा पुरस्कार दिया गया? सरस्वती सम्मान दिया गया है। और माधववाड़ा की बात की जाए तो इनको जो है बिहारी पुरस्कार, और बिहारी पुरस्कार का संबंध बिहार से नहीं है ना। वो बिहारी लाल की जो है, बिहारी लाल के नाम पे बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। बात है हिंदी जिसके बहुत बड़े कवि हुए के तीर, है ना, देखन में छोटा लगे, तो वो सब बिहारी की रचना है। पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंड के परिरक्षण के लिए खाद्य पदार्थ में कॉपर सल्फेट का विलयन तथा कास्टिक सोडा का विलयन मिलाया जाता है, यह बात बिल्कुल सही है। तो बोलिए मंड के परीक्षण में खाद्य पदार्थ में किसका, अगला बोला खाद्य पदार्थ में आयोडीन विलयन मिलाया जाता है।
तो बोलिए प्रोटीन के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ में किसका विलयन मिलाया जाता है, यानी इसका स्टेटमेंट दोनों सही होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान केंद्र स्थित है झांसी में। तो बोलिए राष्ट्रीय केंद्र कहां स्थित है, कहां स्थित है, झांसी कहां है, उत्तर। पूछा गया है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा का प्रतीक चिन्ह क्या है, ज्वाइंट। तो बोलिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक चिन्ह क्या है, WW, रेसलमेनिया वाला नहीं है ना, एक WW रेसलमेनिया भी होता है। ये जो है पर्यावरण से संबंधित संस्था है, वो मत समझ लीजिएगा जो खली वगैरह जो आता है ना। तो बोलिए WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है, WWF क्या, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मुद्दों को देखना जो है, न कि समझ लीजिए कुश्ती करवाने का काम करता है ना। अगला पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित में से शब्दों का आरोही क्रम में सार्थक क्रम होगा जो है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 17 को तो हो जाएगा डी। सबसे पहले किसी चीज का अनुभूति करना, फिर उसका बोध होता है, फिर उसके बाद स्कीम निर्माण और फिर समायोजन। रीजनिंग प्रश्न है। अगला, हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह किस कुल से संबंधित है, अम्बेली फेरी। तो बोलिए हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह किस कुल से संबंधित है, बहुत सही जवाब। लाल ग्रंथि, हम उसका सॉल्यूशन भी देखे थे ना, तो वहां पे उसका लाला ग्रंथि लिख दिया है ना। तो हमको बोले निम्नलिखित में से लाल ग्रंथि कहां मौजूद होता है, कहां होगा। नेक्स्ट, प्राचीन काल में चक्रवर्ती राजा किसे कहा जाता था। देखिए तो 20 का जो आंसर होगा, जिसके राज्य का प्रसार हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्रा की घाटी से लेकर सिंधु पार तक होता था। तो बोलिए प्राचीन काल में चक्रवर्ती राजा किसे कहा जाता था, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, देख लो तुम 14 नंबर क्या है। अच्छा उसका बात है कि मिस्टेक हुआ है। हो गया, पूछा गया है। देखिए आप लोग जो है इतने छोटे छोटे चीजों से घबरा जाइएगा तो क्या होगा फिर। आप लोग तो वीर पुरुष हैं, बात समझ रहे हैं ना। पूछा गया है कि चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम नहीं, राजराज प्रथम ने करवाया था। तो बोलिए तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, बोलिए गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की, बोलिए किस चोल शासक के काल में नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार बनवाया गया। अगला बताइए चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की,
चलिए, चोल जो है विद्यालय जो है आरंभ में किसका सामंत था? नेक्स्ट 14 नंबर उत्तर जो है ना वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसका उत्तर डी ही है। मतलब मैंने सारा सही मनवा दिया है लेकिन उसमें जो कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, उसको देख लीजिएगा एक बार, है ना, हो गया है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही अनुक्रम है? सैलामंडर, अजगारू और, तो बोलिए जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? सही है ना। अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान के द्वारा DSR मिशन को इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? PSLV C-56। तो निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान के द्वारा DSR मिशन को इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया? और मान लीजिए कि एग्जामिनर का थोड़ा सा मतलब लगा कि बच्चा को फंसा लेते हैं, तो ये भी पूछ सकता है कि DSR मिशन को किसने प्रक्षेपित किया है? तो DSR को किसने प्रक्षेपित किया? किस यान से प्रक्षेपित किया? नेक्स्ट, इसका उत्तर 16। याद नहीं करना है इसको, है ना, ऐसा नहीं कि याद कर लीजिएगा। जो है हाल ही में चर्चा में रहने वाले NIA के महानिदेशक कौन है? दिनकर। तो NIA के महानिदेशक कौन है? और ये जो संस्था है वो आतंकवादी गतिविधियों की जांच पड़ताल करने का काम करती है। तो बोलिए NIA का महानिदेशक कौन है? बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शकल घरेलू यानी कि GDP गणना की विधि नहीं है? तो हासमान लागत विधि, जबकि उत्पादन विधि, व्यय विधि, आय विधि, ये तीनों जो है GDP की गणना करने की विधि है। तो बोलिए GDP की गणना करने की कौन कौन विधि हो सकती है? और आय विधि जो है। GDP का मतलब हुआ कि हमारे यहाँ तीनों सेक्टर में जो है एक वर्ष के अंतर्गत जितने भी वस्तु एवं सेवाओं का प्रोडक्शन होता है उसका जो मौद्रिक मूल्य होगा वो GDP कहलाएगा, हमारे देश के घरेलू सीमा के अंदर में जो है। बात समझ गए? नेक्स्ट पूछा गया है कि हर्बेरियम में कौन सा चरण शामिल होता है? देखिए, इसमें पौधे का संग्रह करना, नमूने को दबाना और सुखाना, नमूने की माउंटिंग, लेबलिंग, उपयुक्त सभी। तो बोलिए हर्बेरियम तकनीक में कौन सा चरण शामिल होता है? नेक्स्ट पूछा गया है कि बेरुबारी संघ मामले में कहा गया। देखिए, बेरुबारी मामला जो है 1960 में आया था, जिसमें क्या कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। और बता दें कि उद्देशिका को हम लोग जो है संविधान का आमुख भी कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जो है वो प्रश्न जो है आता हुआ छूट इसलिए जाता है ताकि उसका अन्य नाम को नहीं जानते रहते हैं। तो उद्देशिका को उस पर संविधान की आमुख भी कहते हैं। आमुख, है ना, इस बात को लिख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है हमारा एक दोस्त जो है रिसेंट में ही, मतलब ये वाला जो 2023 वाला UPSC में जो रिजल्ट आया है वहां पे इंटरव्यू देने गया था, तो उससे पूछा गया था कि बताइए संविधान का आमुख जो सुनाइए मुझे जो है। तो वो जो उनको समझ में नहीं है कि आमुख क्या होता है। नेक्स्ट, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। निम्न में कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी तत्व से प्रेरित है? तो अनुच्छेद क्या कहते हैं 45, है ना। यानी इसमें कहा गया है कि जो समाज के वीकर सेक्शन है और स्पेशली जो शेड्यूल कास्ट यानी कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनके शिक्षा के लिए जो है सरकार जो है विशेष प्रयास करेगी। जबकि 46 की बात की जाए तो यहाँ पे बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात
की गई है। अनुच्छेद 44 की बात की जाए सिविल संहिता, अनुच्छेद 41 की बात की जाए तो बुढ़ापे, डिसेबिलिटी, इन सब सिचुएशंस में जो है लोगों को एक भत्ता प्रदान करना, एक सहायता प्रदान करना जो है। और बता दे कि जो डीपीएसपी है उसके सिद्धांत को संविधान के द्वारा नहीं, विचारकों के द्वारा 3 भागों में बांटा गया। उदारवादी, समाजवादी और गांधीवादी जो है ना, जिस पे जैसा, जिस आर्टिकल पे जैसा उसको तत्व दिखाई पड़ा, विचारक विद्वानों को उन्होंने उसके हिसाब से उसको अलग अलग भागों में डाल दिया जो है। जैसे अनुच्छेद 44 जो है तो यह उदारवादी तत्वों के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है, न कि संविधान द्वारा बल्कि मतलब विद्वानों के द्वारा जो है उसके विशेषताओं के आधार पे। नेक्स्ट, इसका उत्तर होगा बी। अरे सुनिए यहां पे मेरा बात पहले देखिए, अगला, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से ग्रेट ग्रीन वॉल संबंधित है? अफ्रीका से। तो बोलिए निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से ग्रेट ग्रीन वॉल संबंधित है? किससे संबंधित है? बता दें, ये जो ग्रेट ग्रीन वॉल के बारे में हम जान रहे हैं, क्या होता है कि UNCCCD यानी कि ये मरुस्थल से संबंधित, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी है। और आपको पता होगा कि जो अफ्रीकन कंटिनेंट है वहां का बहुत सारा लैंड जो है वह मरुस्थल है, तो उसको रोकने के लिए जो है पूरे अफ्रीकन कंटिनेंट में UNCCD के द्वारा जो है पौधारोपण, वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि मरुस्थलीकरण को रोका जा सके जो है ना। देखिए मरुस्थलीकरण एक तरह से समझिए कि संक्रामक बीमारी है। मान लीजिए क्या कहते हैं कि यहां पे मरुस्थलीकरण हो गया है और यहां पे यदि कोई रोकने के लिए प्रोटेक्शन नहीं है तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा जो है, रुकेगा नहीं। इस कारण से ज्यादा जो है प्लांट लगाने की बात की जाती है। अभी आप डेली देखते होंगे कि अरावली पर्वत श्रेणी चर्चा में क्यों रहता है, क्योंकि वहां पे क्या कहते हैं कि जो प्लांट है उसको काटे जा रहे हैं, और यदि वो अरावली पर्वत का पूरी तरह से समाप्ति हो गई तो मान लीजिए कि जो मरुस्थलीकरण का दायरा है वो बढ़ के हरियाणा से होते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हो सकता है बिहार में भी पहुंच जाए। वो रोकने का काम करता है। एक तरह से मरुस्थलीकरण जो है संक्रामक बीमारी है। बात समझ रहे ना? यदि इसको रोकने के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा वो आगे बढ़ते जाता है। और ग्रेट ग्रीन वॉल जो है यह अफ्रीका में मतलब मरुस्थलीकरण के रोकने के लिए चलाई जा रही एक प्रकार का योजना है। तो बोलिए निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से ग्रेट ग्रीन वॉल संबंधित है? नेक्स्ट, पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? पोडू। तो बोलिए आंध्र प्रदेश में स्थानांतरीय कृषि को किस नाम से जानते हैं? जबकि दीपा को जो है छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार, इन सब जगहों पे क्या कहते हैं कि जो झूम कृषि होती है उसको दीपा के नाम से जानते हैं। कुमारी की बात की जाए तो स्पेशली केरल से सटा हुआ जो पश्चिमी घाट का इलाका है वहां पे झूम कृषि की बात की जाए, पूर्वी भारत। तो बोलिए आंध्र प्रदेश में स्थानांतरीय कृषि को किस नाम से जानते हैं? कुमारी कहां की झूम कृषि है? दीपा। और ये जो झूम कृषि कहां की है? और स्थानांतरित कृषि में क्या होती है कि एक लैंड है वहां पे प्लांट है, उसको जला के खेती की जाती है, फिर नेक्स्ट जो फसल के लिए अलग जगह पे जो है। नेक्स्ट, अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जीव द्रव्य प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सही नहीं है? बोला है कि यह जैव अभिमार्जन में सहायता करता है। यह स्टेटमेंट जो है गलत है। यह जैव अभिमार्जन में सहायता नहीं करता है। नेक्स्ट, पूछा गया है कि भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया 1937 की निम्न धाराओं में से
किस धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 41। धारा 41 जो है। अगला, पॉक्सो एक्ट 2012 का संबंध किससे है? देखिए, बच्चों के यौन उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी, बच्चों के यौन शोषण, उपयुक्त सभी से जो है। तो बोलिए, पॉक्सो एक्ट 2012 का संबंध किससे है? सभी से, है ना। नेक्स्ट पूछा गया है कि औपचारिक संचार किस पर आधारित है? स्केलर चेन पे। तो औपचारिक संचार किस पे आधारित है? किस पे आधारित है? नेक्स्ट पूछा गया है कि अधिकतर सीएनएस को प्रभावित करने वाले वायरल डिजीज को क्या कहा जाता है? रेबीज। तो बोलिए, अधिकतर सीएनएस को प्रभावित करने वाले वायरल डिजीज को क्या कहा जाता है? अगला पूछा गया है कि यह देखा जाता है कि एक भीड़ भरी बस में यात्री निकास द्वार पे ही ध्यान रखता है, न कि अंदर इधर उधर देखता है। ऐसा इसलिए धारित होता है क्योंकि लोग प्रायः चाहते हैं कि उन्हें व्यक्तिगत नियंत्रण का बोध रहे। चलिए नेक्स्ट। अगला पूछा गया है कि किस वेद में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में, है ना। ऋग्वेद के 10वें। तो बोलिए, किस वेद में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? और वेद कितने हैं? कौन कौन? सबसे पुरानी वेद। अगला पूछा गया है 39 का जो आंसर की होगा 75। इसको याद नहीं करना है, इसको है ना बनाना है। पूछा है कि जैविक आवर्धन यानी कि बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ है। देखिए, यहां पे क्या होता है कि उच्च पोषक स्तर के जीवों में प्रदूषकों का संग्रह। जैसे क्या बता दें आपको कि हम लोग जो आजकल आधुनिक कृषि कर रहे हैं तो वहां पे विभिन्न केमिकल का छिड़काव करते हैं, ठीक है। अब देखिए, वो जो है जैसे कि उस फसल को मवेशी खा रहा है, मानव खा रहा है, ठीक है। अब जब उनका जो है डेड बॉडी होगा जो है, तो उसको क्या कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो है जीव जंतु खाएंगे जो है। तो जैसे जैसे जिसको जो खाएगा, बात समझ रहे हैं ना। प्लांट में जो है ये जैविक आवर्धन यानी कि जो केमिकल्स हैं उसकी मात्रा कम होगी, जबकि मानव में उसके तुलना में ज्यादा होगा। जैसे जैसे मतलब चीजें आगे बढ़ेगी जो है, वैसे वैसे जो पोल्यूटेंट है उसकी मात्रा उस पदार्थ में, वो खाने वाले जो भी संबंधित जीव जंतु है उसमें बढ़ती जाएगी जो है। बात समझ गए? ये चीज पूछा जा रहा है। चलिए, तो बोलिए, जैविक आवर्धन का अर्थ है संग्रह। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बोला है कि बायोनिक्स जीवन के नियमों का अध्ययन करना। यह जीवन के नियमों का अध्ययन नहीं करना, प्रकृति में उपलब्ध नियमों का अध्ययन है। प्रकृति में उपलब्ध नियमों का अध्ययन जो पादपों एवं जीव जंतुओं के लिए है। तो बोलिए, बायोनिक्स का संबंध किससे है? बायोमेट्री। बोलिए, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करना क्या कहलाता है? शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन, टेरेटोलॉजी। नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? रामचंद्र। तो बोलिए, निम्नलिखित में से किसको नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? पूछा गया है कि वर्ष 2023 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या था? तो इसका उत्तर होगा हेल्थ फॉर ऑल, और ये जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो बोलिए, वर्ष 2023 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या था?
कब मनाया जाता है? नेक्स्ट, अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, जो रासायनिक गुणधर्म के उदाहरण अम्लता, क्षारता और दाह्यता है, तो बोलिए रासायनिक गुणधर्म का उदाहरण क्या क्या हो सकता है? बोलिए, और दाह्यता। नेक्स्ट पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है प्रशांत महा, तो बोलिए अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से गुजरती है? और आपको हम बता दें कि ये जो डेडलाइन है यह एक काल्पनिक रेखा है, और इस रेखा का कल्पना इसलिए किया गया है क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए कि हम वर्ल्ड जो है वो दो ध्रुवों में बटा हुआ है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जो है। तो उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्योदय होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में उस समय सूर्यास्त होती रहती है। तो अब क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारे यहां यदि मंगलवार है तो वहां पे उस दिन जो है सोमवार ही होगा जो है। बात समझ गए? इन चीजों को जो है क्या कहते हैं कि एक मतलब सही करने के लिए जो है, ताकि मतलब टाइम का डिफरेंस जो है उसको सही किया जाए, इसके लिए जो है अंतरराष्ट्रीय डेडलाइन का जो है कल्पना किया गया है। बात समझ गए? पहली बात किया काल्पनिक रेखा है, दूसरी बात किया प्रशांत महासागर से गुजरती है, और तीसरी बात जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बीच में टाइम का डिफरेंस है, उस डिफरेंस को मतलब जो है इक्वेट करने के लिए जो है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा का कल्पना किया गया है। बात समझ गए? चलिए, जैसे सपोज कीजिए कि यहां पे अंतरराष्ट्रीय डेडलाइन है, यहां पे मंगलवार है, और यहां से आप जैसे ही यहां जाएंगे, समझ रहे हैं ना, तो वहां पे सोमवार हो जाएगा जो है। देखिए सुनिए, आपके कहने से ना आगे बढ़ेंगे ना पीछे बढ़ेंगे। बात समझे ना? हमारा जो काम है वो हम करेंगे। बात समझे? हाँ, तो इसलिए जो है आप ये सब शब्द मत डायरेक्शन दिया कीजिए कि सर आगे बढ़ जाइए पीछे बढ़िए जो है। हो सकता है कि आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होइएगा, ठीक है ना, मान लीजिए, सुनिए ना, होइएगा जो है, लेकिन यहां पे जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं सुबह सुबह उठ के जो है, तो हो सकता है वो नॉर्मल स्टूडेंट भी होंगे जो है। तो यहां पे सबको लेकर चलना है। यदि आपको लगता है कि आप काफी ज्यादा योग्य स्टूडेंट हैं तो आप क्लास में नहीं आइए, घर पे बैठ के पढ़िए आराम से, है ना। अभी बारिश भी हो रही थी, आराम से जो है चाय भी बनाइए, पकौड़ा बनाइए, खाइए, कंबल के नीचे ढुक के सोए रहिए। बात समझ रहे ना? बेकार की बातें जो है आप लोग कम से कम इस बातों का ध्यान नहीं रखते हैं कि कोई टीचर है और उसको डायरेक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं। कम से कम आपके अंदर यह बात होना चाहिए कि कोई आदमी बता रहा है तो गंभीरतापूर्वक चीजों को सुने, डायरेक्शन देने का प्रयास मत किया कीजिए जो है। अब हो सकता है चीज बेकार लगती है। बात समझ रहे हैं ना? अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सही सुमेलित नहीं है, बोला गया उज्बेकिस्तान की राजधानी अस्थाना है, यह गलत जवाब है। उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है वह तशकंद है, जबकि कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना है। तो बोलिए तजाकिस्तान की राजधानी कहां है? तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, और अस्थाना का राजधानी है। पहले इसका राजधानी कुछ दिन पहले के लिए नूर सुल्तान हो गया था, फिर चेंज करके अस्थाना कर दिया गया है। बात समझ गए? और ये सारे कंट्री जो है मिडिल ईस्ट के अंतर्गत, यानी कि जो है ना मिडिल एशिया में आता है। चलिए, अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। विषम परमाणु क्लोरीन या ब्रोमीन ऑक्सीकरण है, यह बात सही है। विषम परमाणु कुछ प्रक्रियात्मक समूहों में भी उपस्थित होते हैं, यह भी बात सही है। तो इसका सीधे मतलब टिक मार लीजिए, यहां पे केवल कोई विशेष। हाँ, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला गया है कि 18वीं सदी में केरल में 4 प्रमुख राज्य थे, कालीकट, चिरक्कल, कोचीन एवं त्रावणकोर। यह स्टेटमेंट सही है। तो बोलिए 18वीं सदी में केरल में कितने प्रमुख राज्य थे? कौन कौन थे? अगला पूछा गया है कि राजा मार्तंड वर्मा का संबंध त्रावणकोर राज्य से था, तो यह भी बात सही है। तो बोलिए राजा मार्तंड वर्मा का संबंध किस राज्य से था?
अगला बोला है कि तरवनकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम संस्कृत विद्वता का एक प्रसिद्ध केंद्र था। यह भी बात सही है। तो बोलिए, तरवनकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम किस विद्वता के लिए प्रसिद्ध था? संस्कृत विद्वता है ना, यानी कि संस्कृत के विद्वान यहां बड़े बड़े रहा करते थे। बता दे कि केरला के जो है अभी भी कुछ ऐसे गांव है जहां पे जो वहां की पूरी गांव की भाषा ही संस्कृत है ना। चलिए, और केरला ही नहीं, पूरे दक्षिण भारत में ही जो है आप देखते होंगे कि वहां के लोग जैसे कि लगाते हैं चिदंबरम, तो अभी भी वहां पे जो है संस्कृत भाषा का प्रभाव दिखता है। चलिए, बोला पहला अखिल बंगाल सम्मेलन कब हुआ था? 1928 में। तो बोलिए, पहला अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन कब हुआ? हाँ। आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला है कि धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पे टुकड़े में टूट जाते हैं। यह भी बात सही है। गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। यह भी बात सही है। यानी इसका उत्तर होगा डी, उपयुक्त। तो बोलिए, जो आयनिक यौगिक है उसके बीच कैसा आकर्षण फोर्स लगेगा? वो भंगुर होंगे या कठोर होंगे? बताइए, उनका गलनांक अधिक होगा या कम होगा? चलिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ मेला 2023 का आयोजन किया गया? मेघालय में। तो बोलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया गया? कहां किया गया? चलिए, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता बना? कौन बना? और वर्ल्ड कप बार बार ऑस्ट्रेलिया हम लोगों के दिल को क्या कर दे रहा है? समझ रहे हैं? बार बार दिल को। तो बोलिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा? आईसीसी वर्ल्ड 50-50 टूर्नामेंट का विजेता। चलिए, पूछा है कि व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू किया गया? इसका उत्तर होगा 1996 में। तो बोलिए, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू किया गया? नेक्स्ट, अगला पूछा गया है कि कौन कथन सही है? अखिल भारतीय सेवाओं के चयन एवं प्रशिक्षण का कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। यह बात बिल्कुल सही है। और इनका प्रशिक्षण जो है भारत के विभिन्न जगहों पे किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा आजकल फेमस लवासना है ना। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए और लवासना के टूर पर एक बार घूम के आइए। इन सेवाओं में नियुक्त अधिकारी क्या बोल रहे हैं? ठीक है, डी ले लीजिए, कोई बात नहीं। बोलिए, तो व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का लागू की गई है। बोला गया है कि अखिल, यहां पे देखिए, इन सेवाओं में नियुक्त अधिकारी केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों के अधीन काम कर सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा दोनों। अगला पूछा है कि इन सेवाओं के अधिकारियों पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का होता है। यह भी बात सही है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा सी। जैसे आपको पता होगा, जो आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं और आईएफएस अधिकारी नॉट फॉरेन सर्विस जो है, फॉरेस्ट सर्विस जो है ना, तो उनकी जो है चयन और नियुक्ति जो है वह भारत सरकार के द्वारा की जाती है। और
उनका चयन करने के बाद जो है राज्य के डिमांड के हिसाब से राज्यों में भेजा जाता है, और बाद में जब भारत सरकार को जरूरत पड़ता है तो वो राज्य से जो है क्या कहते हैं डिप्यूटेशन पे आईएएस अधिकारी, आईएफएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी को जो है केंद्र में बुलाते हैं। बात समझ गए? यदि उनको बर्खास्त करना है, बात समझ रहे हैं ना, तो उसका अंतिम निर्णय जो है वह केंद्र सरकार लेगी, जबकि सस्पेंड करने का अधिकार जो है वह राज्य सरकार के पास होती है। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट, अगला पूछा गया है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य सही कर रही है या नहीं। तो बोलिए, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं। यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखित है? किसमें है? नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विरंजक चूर्ण के बारे में सही नहीं है। देखिए, विरंजक चूर्ण जो है इसका उपयोग क्या कहते हैं कि अपचायक के रूप में नहीं किया जाता है, जबकि कागज कारखानों में कास्ट लुगदी के विरंजन के लिए, ब्लीचिंग के लिए इसका उपयोग होता है। तो बोलिए, कागज कारखानों में कास्ट लुगदी के ब्लीचिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? बोला गया है कि पेयजल के बीज संक्रमण के लिए इसका प्रयोग होता है। तो बोलिए, पेयजल में जो है रोगाणुनाशन को मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अगला, वस्त्र उद्योग में वस्त्र के विरंजन के लिए इसका प्रयोग होता है। तो वस्त्र उद्योग में वस्त्र के विरंजन के लिए किसका प्रयोग होता है? नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? फरो द्वीप को। तो बोलिए, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को, फरो द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सीप द्वीप। नेक्स्ट, अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए जो है। देखिए, यहां पे पूछा है कि आधार तल की संकल्पना जो है यह जे.डब्ल्यू. पावेल के द्वारा दिया गया है। ढाल प्रतिस्थापन मॉडल का सिद्धांत पंक के द्वारा, एकरूपतावाद का सिद्धांत जो है वह जेम्स हटन के द्वारा, संप्राय भूमि की सिद्धांत जो है वह डेविस के द्वारा जो है। तो बोलिए, आधार तल संकल्पना का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ढाल प्रतिस्थापन मॉडल। एकरूपतावाद का सिद्धांत का प्रतिपादन संप्राय भूमि, डेविस, है ना। डेविस और पंक का एक ज्वाइंट सिद्धांत भी आता है ना। अगला पूछा गया है कि हाइड्रोजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दिया है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं जिसमें पोर्टियम सर्वाधिक समान है। तो यह बात सही है। तो बोलिए, पोर्टियम जो है किसका समस्थानिक है? अगला बोला है कि हाइड्रोजन आयन H+ विलयन में स्वतंत्र रूप से विद्यमान होता है। यह स्टेटमेंट जो है गलत है। वह स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि उसी के साथ जो है घुला हुआ होता है ना। इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो गया। बोलिए, अगला बोला गया है कि डाई हाइड्रोजन अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो यह स्टेटमेंट सही है और पूछा है कौन सही है, इसलिए इसका उत्तर होगा 1 और 3। तो बोलिए, पोर्टियम किसका जो है समस्थानिक है? H+ विलयन में हाइड्रोजन स्वतंत्र रूप से रहेगा या उसमें घुला हुआ रहेगा? चलिए, तो 7 का जो उत्तर होगा वह होगा संस्कृति मंत्रालय जो है। तो बोलिए, किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा हर घर ध्यान अभियान शुरू किया गया? तो किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा हर घर ध्यान अभियान की शुरुआत की गई? नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन नालंदा अंटिल वी मीट अगेन पुस्तक के लेखक है? गौतम बोरा। तो बोलिए, निम्नलिखित में से कौन नालंदा अंटिल वी मीट अगेन पुस्तक के लेखक हैं? कौन है? अगला पूछा गया है कि 62 का जो है
उत्तर हो जाएगा, इसमें पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो हो जाएगा ये आपसे क्या कहते हैं कि बी। अब पीछे से बोला था सी। बोला है सिंध की विजय में निम्नलिखित में से, सिंध का विजय निम्नलिखित में से किसका परिणाम था, तो किसका परिणाम था, तो यह हो जाएगा रूसियों द्वारा भारत पर हमला करने की आशंका। तो बोलिए सिंध की विजय निम्नलिखित में से किसका परिणाम था। चलिए अगला पूछा गया है कि वर्ष 1840 में बंबई प्रांत में स्थापित परमहंस मंडली, जिसमें क्या कहते हैं कि जो गोपाल हरि देशमुख हैं, उनका जो है इसके स्थापना में मुख्य रोल था जो है, ठीक है। तो पूछा गया है किसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये जो है मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करता था। तो बोलिए वर्ष 1840 में बंबई प्रांत में परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य क्या था। और ये बताइए कि परमहंस मंडली जो है इसका स्थापना कहां पे किया गया और प्रमुख व्यक्ति इसके कौन थे। चलिए नेक्स्ट, अगला बोला गया है कि ठोस की अपेक्षा द्रव का प्रसार गुणांक मापने में कठिनाई क्यों होती है, तो 65 में होने का इसका जो रीजन है वह गर्म करने पर उनके पात्रों का भी प्रसार होता है। तो बोलिए ठोस की अपेक्षा द्रव का प्रसार गुणांक मापने में कठिनाई क्यों होती है। नेक्स्ट पूछा गया है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नियम किसके द्वारा बनाया जाता है, संसद। बोले राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नियम किसके द्वारा बनाया जाता है, किसके द्वारा। नेक्स्ट पूछा गया है कि जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो न्यायिक पहल के द्वारा। और भारत में इसकी शुरुआत 1970 के दशक में किया गया और जो प्रमुख व्यक्ति थे वो थे भारत के उस समय के तत्कालीन चीफ जस्टिस पीएन भगवती। और इसकी उत्पत्ति जो है कपिला हिगोरा नामक केस से होती है, ठीक है। चलिए जनहित याचिका का जो है उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है, यह एक न्यायिक पहल है। और भारत में जो है पीएन भगवती को जो है जनहित याचिका का जन्मदाता माना जाता है। और इसकी सबसे पहली उत्पत्ति जो है अमेरिका में हुई थी, अमेरिका में, तो वहां से फिर भारत में इन चीजों को लिया गया। अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र अनोमीय युक्ति का उदाहरण है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह होगा आपसे क्या कहते हैं कि अर्धचालक डायोड। तो बोले निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र अनियोमी युक्ति का उदाहरण है। नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सुमेलित नहीं है। बात समझ रहे हैं, देखिए रावी नदी जो है इसकी उत्पत्ति 12 सिगरी से नहीं होती है, यह हिमालय के रोहतांग दर्रा के पास में जगह से होता है। बात की जाए जेमू का, मानस का उत्पत्ति जो है जेमू से नहीं होता, यह इतनी इंपॉर्टेंट रिवर नहीं है। तो यदि मान लीजिए कि आपको एग्जाम में प्रश्न नहीं आ रहा है तो भी आप एलिमिनेट कर लेंगे जो है, पूछा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए जेमू जो उसका उत्पत्ति मानस से नहीं होता है, 12 सिगरी से जो है चिनाब नदी की उत्पत्ति होती है, बंदरपुर से यमुना की उत्पत्ति होती है, सियाचिन से नुब्रा नदी की उत्पत्ति होती है। तो बोलिए इसका उत्तर होगा बी। लेकिन बोलिए रावी नदी की उत्पत्ति कहां से होगी, रावी नदी की उत्पत्ति कहां से होगी, 12 सिगरी से किस नदी की उत्पत्ति होती है। अगला बताइए जो है नुब्रा नदी की उत्पत्ति कहां से होती है, यमुना नदी की उत्पत्ति कहां से होती है, बंदर पूछा गया है कि पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है दक्षिणी अंडमान में। तो बोलिए पोर्ट ब्लेयर कहां अवस्थित है, और यह अंडमान निकोबार की जो है राजधानी भी है। चलिए नेक्स्ट, अगला पूछा गया है कि कॉस्मिक किरणें के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए कॉस्मिक किरणें जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। बस चलिए याद कर लीजिए और इससे ज्यादा पूछा गया है कि किस वर्ष उजाला योजना, यह टाइपिंग मिस्टेक नहीं है ना, उजाला योजना की शुरुआत की गई थी 2015 में। एलईडी लाइट जो है इसके माध्यम से जो है फ्री में दिया जाता है या मिनिमम प्राइस पे जो है ना। जैसे कि आप लोग एलईडी लाइट लेना होगा तो जो पोस्ट ऑफिस है वहां पे जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। हालांकि ये स्कीम जो अभी अपना मतलब इंप्लीमेंटेशन में नहीं है, बस मिल रहा है ना। चलिए तो बोलिए उजाला योजना की शुरुआत कब की गई, इसका उद्देश्य क्या था। पूछा गया है कि भारत के किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बना है, सूरत में, है ना। सूरत में, इसमें डायमंड का जो है सबसे बड़ा मतलब वर्ल्ड में जो वो मार्केट बन जाएगा जो है, बस मिल रहा है ना। तो बोलिए भारत के किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बना है, और मुख्यतः यहां पे हीरो की व्यापार जो है की जाएगी जो है। हाँ भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया, 1945। तो बोलिए भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया, क्योंकि पता होगा उसके बाद 1946 में तो कैबिनेट मिशन ही आ गया था। नेक्स्ट पूछा गया है कि अमूल परिवर्तनवादी के संबंध में अपना विचार दे तथा गलत कथन की पहचान करे जो है। रेडिकल जो है यानी कि जो क्रांतिकारी होते हैं वो हमेशा परिवर्तन की बात करते हैं, बात समझ रहे हैं, और नया चीज चाहते हैं कि सामने आए जो है, बात समझ रहे हैं ना। तो बोला कि पूछा है कि यहाँ पे गलत कथन की पहचान कीजिए। रेडिकल समूह मानते थे कि अतीत का समानो बिल्कुल नहीं मानता है, बात समझ रहे, चाहता है कि जो आधुनिक व्यवस्था है उसको अपनाया जाए।
बात समझ रहे हैं, तथा उसके बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो, धीमी नहीं तीव्र हो। बात समझ रहे हैं। और ये सब सारी विशेषताएं जो रेडिकल समूह का जो है सही है। रेडिकल समूह बड़े जमींदारों और सम्मान संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। बिल्कुल बात सही है। रेडिकल समूह कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध करते हैं। पता होगा कि अपने बिहार वगैरह में जो है, जो खासकर दक्षिणी भारत का क्षेत्र है, वहां पे कुछ जगह जो है नक्सलिज्म यानी कि नक्सल विद्रोह जो हुआ था, तो वो एक तरह से रेडिकल ग्रुप थे जो है। बात समझ गए। रेडिकल समूह के बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक है। बिल्कुल बात सही है। जितना भी नवीन बात होगा, जो आधुनिक चीजें जो है, उसका वो जो है क्या कहते हैं कि सपोर्ट करेंगे, समर्थन में रहते हैं वो लोग। इसका उत्तर होगा डी। ये जो है विशेषता यह है रूढ़िवादी का जो है, वो कभी नहीं चाहते हैं कि चीजों में परिवर्तन हो। अगला पूछा गया है कि खुला परिपथ का संबंध है, तो जब स्विच ऑफ की स्थिति में हो, तो खुला परिपथ का संबंध किससे है? स्विच जब ऑफ की स्थिति में हो। नेक्स्ट पूछा गया है कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है? तो करवाना जो अनिवार्य है वह है आपसे क्या कहते हैं कि 21 दिन, है ना। तो बोलिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है? पूछा गया है कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है आयाम पर, तो बोलिए ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? नेक्स्ट पूछा गया है कि नदियों की लंबाई का अवरोही क्रम का मतलब इसका अवरोही क्रम यानी कि क्या कहते हैं कि घटते क्रम को सही अनुक्रम करे। देखिए पहला बात तो यहाँ पे जो ये दो ऑप्शन है ये तो होगा नहीं जो है ना। ये दो ऑप्शन काट दीजिए क्योंकि नर्मदा दे दिया है, नर्मदा इन सबसे छोटी है। इसका उत्तर होगा बी, गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा और फिर महानदी। चलिए नहीं पता है मुझे। निम्नलिखित कथन बोला गया कि निम्नलिखित कथन में क्षारीय मिट्टी के संबंध में है। देखिए बोला है कि चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। क्षारीय मिट्टी में जो है सुधार चूना नहीं, जिप्सम का प्रयोग। तो बोलिए चूने का बताइए, क्षारीय मिट्टी में सुधार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होगा। बिल्कुल ही बात सही है। इस मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य में है, यह भी बात सही है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा जो है 2 और 3। और क्षारीय प्रदेश का निर्माण वहां पे हो जाता है जहां पे सिंचाई जो है अधिक होती है। बात समझ रहे हैं। और वहां पे टेंपरेचर भी ज्यादा होता है। बात समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखिए पूछा गया है कि सुनहरी क्रांति जो है, तो देखिए सुनहरी क्रांति का संबंध नहीं। देखिए गुलाबी क्रांति का झींगा उत्पादन से, गुलाबी क्रांति किससे संबंध है? बात की जाए गोल क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 3 2 1। अगला निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सीजीएस प्रणाली में नहीं है? पाउंड। तो बोलिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सीजीएस प्रणाली में नहीं है? अगला निम्नलिखित में से किस देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है? 83 का जो उत्तर जाएगा वो होगा मलेशिया के कुआलालंपुर में जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है। तो बोले निम्नलिखित में से किस देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया? कहां खोला गया? अगला भारत के किस शहर में मोटो जीपी 2023 पहली बार आयोजन किया गया? नोएडा में। तो बोलिए भारत के किस शहर में मोटो जीपी 2023 का पहली बार आयोजन किया गया? नेक्स्ट पूछा गया है कि पुदुचेरी संघ क्षेत्र के लिए विधानसभा विघटित होने या बर्खास्त होने पे विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास जो है ना, राष्ट्रपति के पास। उपराज्यपाल तो वो एक तरह से राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वहां पे काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट, न केवल उत्तराखंड में बल्कि दिल्ली में भी सिचुएशन आएगी तो यही चीज जो है फॉलो होगा। नेक्स्ट सॉरी मतलब पुदुचेरी जो है, न केवल पुदुचेरी बल्कि दिल्ली में भी सिचुएशन आएगी तो यही चीजें जो है फॉलो होगी जो है। अगला पूछा गया है राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। बोला है कि संविधान के अनुच्छेद 315(2) के तहत एक राज्य के लिए केवल एक ही राज्य लोक सेवा आयोग का गठन हो सकता है। यह बात जो है गलत है। बात समझ रहे ना। यहां पे कहा है कि एक राज्य यानी कि एक से अधिक राज्य की बात, ये स्टेटमेंट देखिए इनको थोड़ा सा फॉर्मेशन करने सही से नहीं आया। यहां पे बात अलग लिखना चाहिए था जो है कि एक से अधिक राज्यों के लिए जो है एक से अधिक राज्यों के लिए जो है एक लोक सेवा आयोग का गठन हो सकता है, यानी कि ज्वाइंट संयुक्त लोक सेवा आयोग जो है। बात समझ गए। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है गलत है। बोला है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह स्टेटमेंट सही है। एक मिनट, पूछा है कि इसमें सही विकल्प का चयन कीजिए। बात समझ रहे ना। रुकिए। पूछा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह स्टेटमेंट जो है गलत है। अगला पूछा है कि उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने का प्रावधान है। यह भी स्टेटमेंट जो है गलत है, यानी इसका उत्तर होगा डी। उपयुक्त में से कोई सही नहीं पूछ रहा है। बात समझ रहे। जो राज्य लोक सेवा आयोग के मेंबर होते हैं या उसके चेयरमैन होते हैं उसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल तो करते हैं पर हटाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट,
अगला बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा वर्चुअल प्राइवेट वीपीएन का उपयोग नहीं है। तो H7 का जो उत्तर होगा फाइल स्थानांतरित करना जो है ना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है। अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लोक मिलनी योजना की शुरुआत की है। पंजाब। तो बोलिए लोक मिलनी योजना का संबंध किस राज्य से है। अगला पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया। न्यूयॉर्क में। तो बोलिए पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, कहां किया गया। अगला बोला है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो इसका उत्तर जाएगा नरसिंह देव प्रथम ने। और यह जो है सूर्य मंदिर क्या कहते हैं कि ओडिशा में है, ओडिशा में। और बता दें किसको ध्यान रखने की एक और बात इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वह क्या कहते हैं कि यूनेस्को का जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है, उसमें भी यह शामिल है। तो बोलिए कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कहां पे है। इसको हम लोग जो है ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं। पूछा गया है कि जामा मस्जिद, हिंडोला महल और जहाज महल वहां की सबसे विख्यात इमारतें हैं। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस जगह को संदर्भित करती है। मांडू को जो है, मांडू। तो बोलिए जामा मस्जिद, हिंडोला महल और जहाज महल कहां पे है, कहां पे है। अगला पूछा गया है कि उत्कल तट अवस्थित है। देखिए महानदी से कृष्णा नदी के बीच के तट को उत्कल तट के नाम से जानते हैं। तो बोलिए उत्कल तट कहां पे अवस्थित है, और यह अवस्थित है ओडिशा में जो है। तो बोलिए देख ले रुकिए। देखिए इसका उत्तर जो है यही है, ठीक है ना। तो देखिए उत्कल तट अवस्थित कहां पे है, उत्कल तट कहां से कहां अवस्थित है, जबकि महानदी से कृष्णा नदी के बीच के तट को हम कहते हैं उत्तरी सरकार तट। बात समझ गए। चलिए और बता दें कि ये भारत के पूर्वी घाट के अंतर्गत ये सब आते हैं। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट। अगला पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों का सही अनुक्रम क्या है। देखिए 93 जो है इसका उत्तर होगा सीधे मेघालय। इस प्रकार के प्रश्न में यदि आपको एग्जैक्टली डाटा पता है तब अटेम्प्ट लीजिएगा जो है। ये सब तो मतलब काफी टफ प्रश्न है। कितने राज्यों का आप लिंगानुपात याद करेंगे जो है। नेक्स्ट अगला पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए जो है। देखिए बात की जाए जिप्सम की, तो जिप्सम जो है राजस्थान में मिलती है। बात की जाए ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट जो है वह अरुणाचल प्रदेश में जो है। बात की जाए फ्लूस्पर का, तो यह जो पाया जाएगा गुजरात में जो है। निकेल ओडिशा में। यानी इसका उत्तर होगा 4 3 2 1। तो बोलिए जिप्सम कहां पाया जाता है मुक्ता, ग्रेफाइट, फ्लूस्पर, निकेल। और कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न में क्या होता है कि जो एग्जामिनर होते हैं वो अपने हिसाब से भी आंसर तय करते हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन मिनरल्स हैं वो केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, तो वो अपने तरह से जो है कभी कभी उसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। निम्नलिखित में से बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, कौन सा है। और थोड़ा दिन पहले तक जो है पश्चिमी चंपारण था, लेकिन फिर से जो है किशनगंज नंबर 1 पे आ गया है। बात समझ गए। तो बोलिए वर्तमान में बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का कौन सा प्रमुख कार्य है। बोला गया है कि योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधन एवं प्रयासों को गतिशील करना, यह सही है। और पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना, यह भी जो है सही है। देखिए बात समझिएगा जो है, ये प्रीवियस ईयर जो पेपर उसमें पूछा गया है ना। हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना बनती है ना, उसका अनुमोदन का जरूरी है, लेकिन हो सकता है 2017 से पहले जो है किसी पेपर में प्रश्न पूछा गया होगा, इस कारण से डाला गया है। इसका उत्तर वैसे होगा ए तथा बी दोनों। ये काम हुआ करता था राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है, अब होता नहीं है, क्योंकि वो एक तरह से मतलब मृत अवस्था में जा चुका है। अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसको। अगला निम्नलिखित में से कौन सी टीम प्रथम महिला प्रीमियर लीग की विजेता रही है। दिल्ली। और विजेता कौन रही, मुंबई इंडियंस है ना। तो बोले निम्नलिखित में से कौन सी टीम प्रथम महिला प्रीमियर लीग की विजेता रही, और विजेता कौन रही। नेक्स्ट पूछा गया है कि कन्नड़ का संबंध किस परिवार से है। द्रविड़ भाषा परिवार से। द्रविड़ भाषा परिवार मतलब दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं। तो बोलिए कन्नड़ भाषा का संबंध किस परिवार से है। नेक्स्ट अगला पूछा गया है, इसका तो क्या है 50। अब आप जा सकते हैं।